चलो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक द पार्ट टू ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर वन देखो, उसके बाद ही आप लेक्चर टू देखो, अदरवाइज आपको लेक्चर टू समझ में नहीं आएगा। लेक्चर वन में हमने सीखा था कि कैसे परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं, और लेक्चर वन में हमने सीखा कि कैसे कंपनी की बुक्स बनाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेक्चर टू में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को फर्म का बुक्स बनाना है। तो गिव द हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म कौन था? फर्म वो था जिसने अपने सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज कंपनी को दे दी, जिसके अगेंस्ट में फर्म को परचेज कंसिडरेशन मिला था। यस और नो? यस। चलो अब अपन सीखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो पहले सबसे पहला जो एंट्री होगा फर्म का, वो फर्म का एंट्री के लिए ध्यान सुनो आप लोग, इन वैल्यूज का कोई काम नहीं है, रीवैल्यूड फिगर्स का कोई काम नहीं है फर्म के लिए। जर्नल एंट्रीज के लिए रीवैल्यूड फिगर्स का कोई काम नहीं है, जबकि कंपनी के अकाउंट्स में तो खाली रीवैल्यूड फिगर का ही काम, अगर आप ठीक से सोचो तो पहला एंट्री भी रीवैल्यूड फिगर पे हुआ था और दूसरा एंट्री भी रीवैल्यूड फिगर पे ही हुआ था। यस और नो? बट फर्म के लिए हम लोग को मतलब है बेटा बुक वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? बुक वैल्यू से। चलो, तो पहला एंट्री हम लोग को करना होगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आप लिखोगे बेटा इन द बुक्स ऑफ, जो फर्म का नाम है, फर्म का नाम। तो फर्म का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है के सोम एंड डी सोम, तो वही लिख देंगे। एस सच और कोई नाम तो दिया हुआ नहीं, तो इन द बुक्स ऑफ एंट्री कर रहे के सोम एंड डी सोम, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ सोम ब्रदर्स लिख देता हूं मैं। तो पहला एंट्री करना होगा एसेट्स ट्रांसफर का। ये जो एंट्रीज है ये सिक्वेंशियली चलेगा। तो पहला कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर हो गया? कैश को छोड़ के जितना सारा एसेट था वो ट्रांसफर हो चुका ना बेटा। तो कैश को ट्रांसफर करना नहीं है, तो यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, ये सारा एसेट ट्रांसफर हो जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में। किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने एसेट्स हो सारे क्रेडिट कर दो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, स्टॉक और डेटर, राइट। फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर। तो हम लोग को इनका बुक वैल्यू लिखना है। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में चला जाएगा 47,000, प्लांट एंड मशीनरी में चला जाएगा 28,000, फर्नीचर में चला जाएगा 7,000, स्टॉक में चला जाएगा बेटा 62,000। 62,000 स्टॉक में चला जाएगा 62,000, और डेटर में चला जाएगा 55,000। और इन सबको ऐड करके हम लोग डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इन सबको ऐड करके हम लोग डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कभी भी फर्म का एंट्री करना होगा तो पहला एंट्री जो जो एसेट्स टेक ओवर हो गया उन सबको हम लोग डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। दिस विल गिव यू द फिगर ऑफ 1,99,000। डन, फर्स्ट एंट्री। ध्यान रखना ये वही एसेट्स है जो टेकन ओवर हुए हैं बाय द कंपनी। एट विच वैल्यू? एट बुक वैल्यू। इसमें रीवैल्यूड का कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट एंट्री होगा बेटा ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज का। ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें आपको एंट्री करना होगा बेटा, लायबिलिटीज को डेबिट करना होगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना होगा। कौन सा लायबिलिटी बताया था मैंने? ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी ही ट्रांसफर होता है, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होता है। तो यानी ये वाला और ये वाला ट्रांसफर नहीं होगा, खाली क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट हो जाएंगे, और ये दोनों फिगर चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स का फिगर था 37,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 3,000। तो 37,000, 3,000 एंड रिलेशन में चला जाएगा 40,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो क्रेडिटर्स में 37,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 3,000 और रिलेशन में 40,000। विद दिस वी हैव डन द सेकंड एंट्री।
डन। नाउ थर्ड एंट्री विल बी जो परचेस कंसिडरेशन मिलने वाला है, जो परचेस कंसिडरेशन मिलने वाला है वो जिस कंपनी से मिलेगा उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और जो भी मिलेगा वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका नाम दे रहा हूँ फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू, फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू, फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जो हम लोगों को परचेज कंसिडरेशन मिलेगा परचेजिंग कंपनी से, वो एंट्री जाएगी नंबर 3 एंट्री में, जो कि परचेज कंसिडरेशन ड्यू पे एंट्री। तो जिस कंपनी से मिलेगा उस कंपनी का नाम डेबिट कर देंगे। अब देखो कौन सी कंपनी टेक ओवर कर ली है, सॉमसन्स लिमिटेड ने ना टेक ओवर किया, तो सॉमसन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉमसन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन हम लोग का कितना आया था एक बार चेक कर लेते हैं। आवर परचेज कंसिडरेशन वाज 1,80,000, यस और नो। लेक्चर वन में इसका ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है, तो लेक्चर वन देखने के बाद ही आप लेक्चर टू देख सकते हो। सॉमसन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये थर्ड एंट्री। मैं आपको बताता हूँ ये तीनों एंट्री ऐसा क्यों हुआ। देखो सबसे पहले एंट्री में हमने एसेट्स ट्रांसफर किया, तो एसेट्स का ऐसे तो डेबिट बैलेंस होता है, बट एसेट्स फर्म के बुक से चला जा रहा है, तो इसलिए सारे एसेट्स को क्रेडिट कर दिए लाइन से, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिए। फिर सेकेंड एंट्री में लायबिलिटीज का ऐसे तो क्रेडिट बैलेंस होता है, बट हमको लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करवा देना, भिजवा देना है, तो इसलिए लायबिलिटी को कैंसिल कर दिए, तो लायबिलिटीज को बेटा डेबिट कर दिए, और वो भी चला गया रियलाइजेशन में। फिर थर्ड एंट्री में परचेस कंसिडरेशन ड्यू में सॉमसन्स लिमिटेड को डेबिट क्यों किया, क्योंकि सॉमसन्स लिमिटेड से हम लोग पैसा पाएंगे, यस और नो। कितना पैसा पाएंगे, हम लोग फर्म है, हम लोग फर्म का एंट्री सीख रहे हैं, हम लोग पैसा पाएंगे, और जब किसी पैसा पाते हैं वो इंसान हमारा डेटर हो जाता है, क्या हो जाता है, डेटर। तो इसलिए सॉमसन्स लिमिटेड को हम लोग डेबिट कर दिए, क्या कर दिया, डेबिट। क्लियर। नाउ फोर्थ एंट्री, जो पीसी मिल जाएगा सॉमसन्स लिमिटेड से उसकी एंट्री हो जाएगी। तो सॉमसन्स लिमिटेड पीसी में हम लोगों को क्या क्या दे रहा था, एक तो इक्विटी शेयर दे रहा था बेटा, यस और नो। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट के पहले लिखना इक्विटी शेयर इन सॉमसन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर्स इन सॉमसन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन सॉमसन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। 1,08,000 फेस वैल्यू पे आया था, और 27,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आया था। तो टोटल आप लिख सकते हो यहाँ पे, इक्विटी शेयर में मेरे को मिल रहा है 1,35,000। हालांकि ध्यान रखना 1,08,000 जो था वो फेस वैल्यू का था, और 27,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का था। नेक्स्ट उसके अलावा कुछ पैसा चेक में यानी बैंक में मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट रिमेनिंग इन चेक बोला था ना, रिमेनिंग इन कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 मिल जाएगा, और वापस से सॉमसन्स लिमिटेड अब कैंसिल हो जाएगा, तो सॉमसन्स लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। ये चार एंट्री तो आपको एकदम लाइन से करना है हर सम्स में। पहला एंट्री क्या हो गया बेटा, एसेट्स ट्रांसफर का। दूसरा एंट्री हो गया लायबिलिटी ट्रांसफर करने का। तीसरा एंट्री हो गया पीसी ड्यू का, यानी परचेस कंसिडरेशन ड्यू का। और फोर्थ एंट्री वो जैसे चुकाएगा उसका चुकाने का एंट्री। ये चार एंट्री, एक्चुअली पांच एंट्री एकदम लाइन से चलेगी। चार एंट्री तो मैंने डिस्कस किया। फिफ्थ एंट्री है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन की, जो एंट्री आएगी उसकी एंट्री है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा रियलाइजेशन पे वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो फिफ्थ एंट्री है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि मेरा रियलाइजेशन पहले कितना क्रेडिट हुआ है। पहला एंट्री में रिलेशन अकाउंट डेबिट हुआ था अगर ठीक से देखोगे तो। फिर दूसरे एंट्री में रिलेशन क्रेडिट हुआ, यस और नो, ये वाला टू रियलाइजेशन। फिर थर्ड एंट्री में रिलेशन क्रेडिट हुआ है, तो सेकंड एंट्री में क्रेडिट और थर्ड एंट्री में क्रेडिट, यस और नो। तो सेकंड एंट्री में कितना क्रेडिट हुआ है, सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ है 40,000, और थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ है बेटा 1,80,000। तो टोटल क्रेडिट हो गया 2,20,000। टोटल क्रेडिट हो गया सेकंड और थर्ड मिला के 2,20,000। और फोर्थ एंट्री में तो कुछ है ही नहीं रिलेशन का नाम, तो रिलेशन लेना नहीं है। जिस एंट्रीज में रिलेशन का नाम आया वही एंट्रीज लेनी है। तो फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड एंट्री में आया रियलाइजेशन, थर्ड एंट्री में आया, फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट था तो माइनस कर देते हैं, तो -1,99,000। तो मेरा रिलेशन अभी ज्यादा क्रेडिट है टोटल, क्योंकि क्रेडिट में बेटा 220 था,
क्रेडिट में 220 था और डेबिट में 1,99,000 था। तो इसका मतलब अभी भी मेरा क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 21,000 क्रेडिट ज्यादा है, यस और नो? अगर क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर में। तो ये एंट्री नंबर फोर्थ जो होगी वो हम लोग को करना पड़ेगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट को कैंसिल कर देंगे तो रिलेशन को डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है रिलेशन का तो फोर्थ एंट्री में रिलेशन डेबिट हो जाएगा, अगर रिलेशन का डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट हो जाएगा फोर्थ एंट्री में। बट अभी तो क्रेडिट ज्यादा है 21,000 से, तो रिलेशन को डेबिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए, और ये प्रॉफिट जो है पार्टनर में बांट देंगे। तो जो पार्टनर का नाम था वो था 2K सोम और डी सोम, 2K सोम और डी सोम, 2K सोम एंड डी सोम। रिलेशन अकाउंट में कितना जाएगा? तो रिलेशन अकाउंट में मेरा फिगर जाएगा बेटा 21,000, और के सोम और डी सोम में कुछ बोला नहीं है तो इक्वली बांट देते हैं। तो 10,500 और 10,500, क्लियर? ये इक्वली बांट दिए कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 21,000 टू के सोम और टू डी सोम, ये फोर्थ, एक्चुअली फिफ्थ एंट्री। तो ये फिफ्थ एंट्री जो है मैंडेटरी एंट्री है रिलेशन का प्रॉफिट या लॉस का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 5 एंट्रीज तो हर सम्स में ही होगा। पहला एसेट ट्रांसफर का, रिलेशन टू एसेट्स। दूसरा लायबिलिटी ट्रांसफर का, यानी लायबिलिटीज टू रिलेशन। थर्ड एंट्री जो है वो पीसी को ड्यू कराने का, तो परचेजिंग कंपनी के नाम को डेबिट टू रियलाइजेशन। फोर्थ एंट्री में जो परचेजिंग कंपनी दे रहा है हम लोगों को, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, वो सब डेबिट हो जाएगा, टू परचेजिंग कंपनी का नाम वापस क्रेडिट हो जाएगा। और फिफ्थ एंट्री में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको रिवर्स करना है। अगर आप देख लो कि आपका क्रेडिट ज्यादा आता है और डेबिट कम है, तो फिर इसका मतलब प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पार्टनर में इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा आता, लॉस आता रिलेशन में, तो के सोम डेबिट हो जाता, डी सोम डेबिट हो जाता, रिलेशन क्रेडिट हो जाता। ये 5 एंट्री है। सर क्या इनके अलावा और भी कोई एंट्रियां और एंट्री हो सकती है? जो कि एक एंट्री तो हम लोग को मैंडेटरी करनी पड़ेगी, वो लास्ट है फाइनल पेमेंट का। किसका एंट्री? फाइनल पेमेंट का। ये सिक्स एंट्री इस सम्स में जाएगी। तो सिक्स एंट्री मैं लिख लेता हूँ फाइनल पेमेंट की एंट्री, ओके? फाइनल पेमेंट एंट्री आप लोग भी लिख लो, फाइनल पेमेंट एंट्री, फाइनल पेमेंट एंट्री। चलो फाइनल पेमेंट एंट्री मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा। चलो फाइनल पेमेंट एंट्री विल टेक हियर नंबर 6, यहाँ पे सिक्स्थ एंट्री बेटा, फाइनल पेमेंट एंट्री मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, फाइनल पेमेंट एंट्री। अब इस पेमेंट एंट्री के लिए हम लोग को पेमेंट करना है पार्टनर को ना, और आप अभी तक चेक करोगे तो हमने अभी तक इस चीज का कुछ किया नहीं है। ना कैपिटल अकाउंट को छुआ है, ना रिजर्व को छुआ है बेटा, और ना कैश को छुआ है। अभी तक इन तीनों चीज का कहीं पे कोई काम नहीं आया, ना फर्म के बुक्स में काम आया, ना कंपनी के बुक्स में काम आया, यस और नो? बट अब इसका काम आएगा इन तीनों का। जब पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करेंगे तो हम लोगों को पार्टनर्स के फंड को इकट्ठा कर लेना है। तो अभी आप चेक करो के सोम और डी सोम का कैपिटल कितना कितना है। तो के सोम और डी सोम का कैपिटल बेटा, के सोम का कैपिटल था 76,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, एक के सोम है, एक, अच्छा सॉरी, के सोम और डी सोम। तो के सोम का कैपिटल बेटा 76,000 था, यहाँ पे लिख लिया। और डी सोम का कैपिटल 58,000 था, वो यहाँ पे लिख लिया मैंने, क्लियर? के सोम का कैपिटल 76 और डी सोम का 58। अब इनका कुछ रिजर्व्स भी था बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में 30,000। तो वो रिजर्व्स भी आप लिख लो इनका, रिजर्व्स 30,000 था, वो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा ना। तो के सोम का रिजर्व 15,000 हो गया, और डी सोम का रिजर्व भी 15,000 हो गया। क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं बोला इसलिए हम लोगों ने इक्वली बांट दिया। क्वेश्चन में कोई रेशियो मेंशन नहीं था इसलिए इक्वली बढ़ गया। तो के सोम का कैपिटल 76 और डी सोम का कैपिटल 58, और रिजर्व 15,000 और 15,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा अभी एक चीज और जस्ट हम लोग बांटे हैं, रिलेशन का प्रॉफिट लॉस। तो वो रियलाइजेशन का अगर प्रॉफिट आया तो वो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस होता तो माइनस। तो रिलेशन का प्रॉफिट हम लोग कितना कितना बांटे? 10,500 और 10,500, यस और नो? फिफ्थ एंट्री में तो वही प्लस कर देंगे, 10,500 एंड 10,500, क्लियर? तो ये बेसिक चीज है जो प्लस हो जाएगी। अगर कोई बैलेंस शीट में यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स रहता, मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, तो अगर ये सब रहता है तो वो माइनस हो जाता दोनों में, ठीक है?
बट अभी तो कुछ है नहीं, अदरवाइज कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस हो जाता दोनों के बैलेंसेस से। चलो, तो मैं इनको प्लस कर लेता हूँ एक बार। तो के सोम का टोटल कितना आ गया वो चेक कर लेते हैं। कैपिटल का 76,000, रिजर्व का 15,000 और रियलाइजेशन का 10,500 का प्रॉफिट। तो के सोम का बेटा टोटल आया 1,01,500। और डी सोम का में 58,000 प्लस 15,000 प्लस 10,500। तो डी सोम का आ रहा है 83,500। कितना आ रहा है? 83,500। तो देखो हमने इसका काम कर दिया, कैपिटल और रिजर्व को इकट्ठा कर लिया और दोनों में बांट दिया, और साथ में रिलेशन प्रॉफिट भी ले लिया। बट आप ध्यान रखो, अभी भी कैश को हमने छुआ नहीं है। पूरे सम्स में कैश अभी भी छुआ नहीं है, तो उसका क्या करना है बता देता हूँ। चलो एंट्री करते हैं नंबर 6 फाइनल पेमेंट एंट्री के लिए बेटा। फाइनल पेमेंट एंट्री आ जाओ फटाफट। के सोम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना चुकाना है? 101,500। उसके बाद डी सोम का भी कैपिटल डेबिट हो जाएगा 83,500 से। के सोम का कैपिटल डेबिट 101,500, डी सोम का कैपिटल 83,500 से डेबिट हो जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे तो टोटल इन लोगों को हम लोगों को चुकाना पड़ेगा 101,500 प्लस 83,500, दैट इज 1,85,000 चुकाना है। 1,85,000, लेकिन कितना चुका रहा था याद करो, परचेज कंसिडरेशन 180 था। कैसे था? कुछ तो इक्विटी शेयर में था 1,35,000 का, यस और नो, और कुछ कैश में भी था। कैश में था 45,000, बट इसमें ये वाला कैश भी ऐड हो जाएगा 5,000। तो टोटल कैश पेमेंट कितना हो जाएगा? 50,000। ये जो कैश नहीं छुए थे ना, वो इसमें ऐड हो गया इनके में। 45 प्लस 5,000 टोटल 50,000, ठीक है। 1,35,000 एंड 50,000। तो टोटल देख लो, दोनों साइड मैच हो जाएगा। के सोम डी सोम, टू इक्विटी शेयर टू कैश। पीसी 180 था, तो 180 तो है ही है, प्लस 5,000 वाला एक्स्ट्रा कैश कैश में ऐड कर दिया। डन। ये बेसिक एंट्रीज है जो फर्म में करना है आपको। क्या इसके अलावा कोई और एंट्री हो सकता है? एंट्री हो सकता है अगर क्वेश्चन बोलेगा कि कोई पार्टनर एसेट लेके चला गया, कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर खुद पे कर रहा है तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा और बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेके चला गया तो उसका एंट्री हो जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके चला गया तो उसका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर एसेट, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। बट अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा तो उसका एंट्री हो जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सब एंट्रीज एड ऑन हो सकती है, बट फिलहाल के लिए इस सम में इतना ज्यादा नहीं था। एक अच्छा सम था ये। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग एक दो सम्स को और डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद फर्दर मोर सम्स। तो अभी हम लोग इन जनरल सीख चुके हैं कि कैसे फर्म का बुक्स बनाते हैं और कैसे कंपनी का बुक बनाते हो। तो ऑलरेडी लेक्चर 1 में हम लोग सीख चुके हैं, और लेक्चर 2 में हमने फर्म की बुक्स की भी जर्नल एंट्री सीख ली, ठीक है। और अब हम लोग सीखेंगे कि और सम्स में कैसे या तो फर्म की या कंपनी की बुक्स हम लोगों को बनानी है। ओके, चलो, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सम। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। Nandan and Parijat were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2। तो नंदन और पारिजात पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। द फर्म वाज फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। तो फर्म जो है वो कैलेंडर फॉलो करता है, अपना बुक जनवरी में स्टार्ट करता है और दिसंबर में क्लोज करता है। The following is the balance sheet of the firm as on 31st December 1998। तो अपना वो बुक्स एंड करता है दिसंबर में, और उसकी बैलेंस शीट में ये कैपिटल है नंदन और पारिजात का। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये बिल्स पेबल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स भी और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी है, ये तीनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। और उसके बाद एसेट्स में ऑलरेडी कुछ गुडविल पड़ा है। इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश का बैलेंस है। ओके,
अगर अपन यहाँ पे चेक करेंगे तो फर्म के पास फिलहाल कैश कितना पड़ा है? फर्म के पास कैश पड़ा है 28,000 का। फर्म के पास कैश पड़ा है बेटा 28,000 का, ठीक है। अब आगे क्या बोला देखते हैं। बोला है ऑन 1 जनवरी 1999 अ न्यू कंपनी कॉल्ड नैप लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। एक नई कंपनी बनी नैप लिमिटेड। और उसने क्या किया? फर्म का बिजनेस ले लिया। तो जो फर्म था नंदन और पारिजात का, उसको टेक ओवर कर लिया गया नैप लिमिटेड के थ्रू, नैप लिमिटेड। और उस समय क्या क्या डिस्कशन हुआ तो देखो लिखा हुआ है, द कंपनी वुड नॉट टेक ओवर द क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 17,000। जो नई कंपनी है नैप लिमिटेड, वो 17,000 का क्रेडिटर्स नहीं लेगा। जो नया कंपनी है नैप लिमिटेड, वो 17,000 का क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, दो तरह के क्रेडिटर्स थे, एक क्रेडिटर्स फॉर गुड्स थे और एक क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस थे। तो जो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस है, ये 17,000 का क्रेडिटर छोड़ के नैप लिमिटेड बाकी सब ले लेगा। तो एक बार देखते हैं ना। अभी मेरे पास क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 40,000 है, और इसमें से 17,000 का क्रेडिटर नैप लिमिटेड नहीं लेने वाला है। लिखा हुआ है ना, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ, देखो वुड नॉट टेक ओवर टू द एक्सटेंट ऑफ 17,000। तो 17,000 का क्रेडिटर्स नहीं लेने वाला है, यस और नो? तो अगर 17,000 का क्रेडिटर्स नहीं लेगा तो इसका मतलब वो बाकी 23,000 का क्रेडिटर्स ले लेगा, यस और नो? तो बाकी 23,000 का क्रेडिटर्स ले लेगा। तो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस का रीवैल्यूड फिगर 23,000 होगा, है ना। ये रीवैल्यूड फिगर काम आएगा अगर हम लोगों को कंपनी का बुक्स बनाना है तो। रीवैल्यूड फिगर काम आएगा अगर कंपनी का बुक्स बनाना है तो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस का रीवैल्यूड फिगर 23,000 है। नेक्स्ट, बाकी एसेट्स का भी रीवैल्यूड फिगर दिया हो, देखो। गुडविल का नया वैल्यू 50,000 हो जाएगा, जबकि पुराना बैलेंस शीट में बुक वैल्यू था 30,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 168 है। उसके बाद मेरा मशीन का वैल्यू बेटा 50,000 है। उसके बाद फर्नीचर को कम करना है 10% से। तो जो भी फर्नीचर है मान लो 1 लाख, उसमें से 10% कम कर देंगे। उसके बाद 5,000 का डेटर्स पे बैड डेट्स हो जाएगा। तो डेटर्स फिलहाल मेरा है अभी 25,000, यस और नो? तो 25,000 जो है उसमें से 5,000 तो हो जाएगा बैड डेट्स। तो डेटर बचेगा कितना मेरा? डेटर का रीवैल्यूड फिगर अभी तक 20,000 आया। और उसके बाद इन्होंने बोला एंड द बैलेंस पे जो बचेगा 5% इज टू बी ट्रीटेड एज डाउटफुल डेट्स। तो यानी जो बचा हुआ है बैड डेट्स के बाद, उस पे 5% का अपन को प्रोविजन भी बनाना है, यानी पीबीडीटी। तो 20,000 बचा हुआ है बैड डेट्स के बाद, उस पे 5% 1,000 होता है। तो 1,000 का पीबीडीटी बनाना है, यस और नो? तो अगर 1,000 का पीबीडीटी बना देंगे तो डेटर्स का जो वैल्यू बचेगा वो 19,000 बचेगा। बिकॉज 20,000 का था डेटर्स, उसमें से 1,000 माइनस हो गया। तो डेटर्स का नया वैल्यू आएगा 19,000। बाकी गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इनका तो डिटेल दिया हुआ था। और डेटर का जो बुक वैल्यू 25 था, वो अब रिवाइज्ड वैल्यू यानी रीवैल्यूड वैल्यू है 19,000। नेक्स्ट आ जाओ। कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी टेकन ओवर फुल। इस बार कंपनी बोल रहा है कि कैश एंड बैंक बैलेंस ले लेगा। लास्ट सम में नहीं बोला था तो नहीं लिए थे। तो याद रखो, अगर कैश एंड बैंक के लिए कुछ नहीं बोला है तो फिर वो टेक ओवर नहीं होगा। तो कैश एंड बैंक को टेक ओवर नहीं करेंगे, बट इस सम्स में बोल दिया कि कैश एंड बैंक बैलेंस को भी ले लिया तो फिर ले लेंगे। बट एक लाइन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट टू मीट द क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। एक्सेप्ट फॉर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितने थे मेरे टोटल? 40,000 में से 17,000 का नहीं लेगा तो बाकी 23,000 बचेगा। तो ये जो 23,000 है ना, तो वो जो 23,000 है वो एडजस्ट हो जाएगा मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ। यानी मेरा जो 23,000 है वो पेमेंट हो जाएगा इस कैश से। तो मेरा कैश जो बचेगा वो 28,000 है। उसमें से मेरा कुछ पेमेंट हो जाएगा बेटा, पेमेंट हो जाएगा 23,000 का। तो जो कैश बचेगा वो मेरे पास बचेगा 5,000 का। तो ये जो 5,000 का कैश एंड बैंक है, ये मेरा नया वैल्यू रहेगा। वापस से लाइन पढ़ता हूं मैं। लाइन में बोला है बेटा, कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी टेकन ओवर इन फुल एक्सेप्ट टू मीट द क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। टू मीट द क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस मतलब क्या होता है? उनका पेमेंट करना है।
नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी, तो कंपनी ने जो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस नहीं लिए उसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 23,000 का पेमेंट हो जाएगा, और वो कहाँ से होगा, कैश से होगा। उसके बाद आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ देखो, द परचेज कंसिडरेशन का डिटेल दिया, मैंने बोला था या तो परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा या नॉट गिवन होगा, तो अभी पता चल जाएगा। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। जो भी परचेस कंसिडरेशन रहेगा उसके लिए कंपनी सबसे पहले इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। तो उसके लिए कंपनी जो इक्विटी शेयर्स इशू करेगी वो 20,000 इंटू 10 फेस वैल्यू तो है, तो वो तो उतना का तो इक्विटी शेयर देगा ही देगा, बट उसके अलावा 20,000 पे 20% प्रीमियम है। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू पे 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपया जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पेमेंट होगा। तो टोटल जो भी परचेस कंसिडरेशन रहेगा उसका 2 लाख रुपया तो कंपनी इक्विटी शेयर से चुकाएगी, और 20,000 पे 2 रुपीज करके प्रीमियम से भी पेमेंट होगा। कैसे आया 2 रुपीज, 10 का 20% 2 रुपया होता है, तो 20,000 इंटू 2 डेट इज 40,000। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बेटा, उसके अलावा 8% प्रेफरेंस शेयर से कंपनी 1.5 लाख रुपए चुकाएगी। तो ये तो मेरा हो गया इक्विटी का डिटेल, इक्विटी से भी 240 ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना चुकाएगा, 1.5 लाख रुपया। और आगे क्या बोला है, एंड द बैलेंस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ 6% डिबेंचर्स टू बी इशूड एट 5% डिस्काउंट। और जो भी बैलेंस बच जाएगा वो डिबेंचर्स के थ्रू चुकेगा, और वो भी 5% डिस्काउंट पे। तो ये जो बैलेंस बच जाएगा वो तो हम लोग को पता ही नहीं अभी कितना है। जो भी बैलेंस बचेगा वो अभी हम लोगों को पता नहीं है कि कितना बैलेंस बचेगा। तो इसका मतलब परचेस कंसिडरेशन इन्होंने दिया नहीं है, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? परचेस कंसिडरेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कितना परचेस कंसिडरेशन आएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि डिबेंचर्स और कितना पेमेंट करना पड़ेगा। बट हाँ ये तो तय है कि इक्विटी से 2,40,000 का टोटल पेमेंट हो रहा है, और प्रेफरेंस से 1,50,000 का पेमेंट हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, देखो क्वेश्चन बोला पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बुक्स में हम लोग को बनाना है जर्नल एंट्रीज, है ना, और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पहले अपना फोकस रहेगा कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले कंपनी का जर्नल एंट्रीज अपन करेंगे इस सम्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो ये सम्स देखो आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं डेफिनेटली वीडियो, तो फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके सम्स कॉपी कर लो। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। कोई भी सम्स आएगा सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन, हेडिंग दो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। और जब भी परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया रहेगा और हम लोग को निकालना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको एसेट्स में से बेटा लायबिलिटीज की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो अब अगर अपना क्वेश्चन देखोगे बेटा यहाँ पे, तो सबसे पहले एसेट्स में सबसे पहले एसेट था बेटा गुडविल। यस और नो? सबसे पहले एसेट था गुडविल। गुडविल का नया वैल्यू लेना है, ये सब वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इन सबका रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे, रीवैल्यूड लेना है। तो सबसे पहले गुडविल, चलो गुडविल कितना था, गुडविल नया वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गुडविल, गुडविल का नया वैल्यू देखो यहाँ पे बेटा, गुडविल का वैल्यू है 50,000, उसके लैंड का वैल्यू है 1,68,000। तो ये दोनों अपन पहले लिख लेते हैं, गुडविल 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,68,000। ठीक है, गुडविल इज 50,000। ओके,
लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू बेटा 1,68,000। 1,68,000 सब कुछ जो भी वैल्यूज रहेगा वो सारी की सारी वैल्यूज जो है बेटा वो न्यू वैल्यू पे रहेगी। कोई भी पुराना वैल्यू हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है अबव बुक वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 अबव बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू था प्लांट एंड मशीनरी का 2,10,000 और उससे भी 50,000 ऊपर में वैल्यू लेना है, यस और नो। तो फिर प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू हो जाएगा 2,60,000, यस और नो। प्लांट एंड मशीनरी का जो न्यू वैल्यू है बेटा हो जाएगा 2,60,000। क्लियर। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर था। फर्नीचर के लिए बोला था डेप्रिसिएशन देना है 10%। तो फर्नीचर 1 लाख था मेरा बैलेंस शीट में और उस पर 10% डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो 10% डेप्रिसिएशन देंगे तो नया वैल्यू बचेगा 90,000। फर्नीचर बचेगा 90,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट किसका वैल्यू दिया हुआ था? उसके बाद बोला है डेटर्स और स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक इन ट्रेड के लिए तो क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब जो बुक वैल्यू है 65,000 बेटा वही रह जाएगा मेरा रिवाइज्ड वैल्यू। तो स्टॉक इन ट्रेड 65,000 ही रह जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड विल बी 65,000। स्टॉक इन ट्रेड विल रिमेन 65,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स पे 25,000 था, उसमें से 5,000 बैड डेट हो गया था, तो 20,000 बचा था और उस पे भी 1,000 प्रोविजन बनाने बोला है क्वेश्चन ने। तो मेरा फाइनली डेटर्स बचेगा 19,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेटर्स बचेगा 19,000। एक बार मैं लाइन दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो। डेटर्स के लिए बोला था कि 5,000 डाउटफुल में चला बैड डेट हो जाएगा, तो डेटर 25,000 था, उसमें 5,000 बैड डेट हो गया और जो बचेगा 20,000 उसमें 5% प्रोविजन। तो 20,000 में 5% और कम कर दिया, 20,000 का 5%, तो 1,000 आ गया। तो डेट इज माई डेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेटर में डेबिट 20,000 कर दो, डेटर में डेबिट 20,000 कर दो और एक अलग से लाइबिलिटी में प्रोविजन 1,000 क्रेडिट कर सकते हो। डेटर में 20,000 डेबिट करके उसके प्रोविजन को क्रेडिट कर सकते हो 1,000। द इफेक्ट विल रिमेन सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट बेटा कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक आ जाओ फटाफट। कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक हम लोग को लेना ऑब्वियस सा बात है। तो कैश एंड बैंक कितना था? कैश एंड बैंक कितना था? कैश एंड बैंक दे हैव गिवन 28,000, यस और नो? कैश एंड बैंक दे हैव गिवन 28,000, तो ये भी ले लो बेटा कैश एंड बैंक 28,000। जो भी एसेट्स टेकन ओवर होगा वो सब डेबिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवाइज्ड वैल्यू पे। और अभी अपन इसका पीसी निकाल रहे हैं, तो पीसी के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं। पीसी के लिए बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं। इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। 50,000 प्लस लैंड बिल्डिंग 168 है, 188। लैंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 168 था, 188। अच्छा ये जो है लैंड एंड बिल्डिंग ना, ये 188 होगा बेटा। एक करेक्शन कर लो यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग 188 होगा नया वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पे 188 होगा। ओके, ये टाइपिंग एरर है, 188 होगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलो, तो इन सबको टोटल कर लेते हैं। 50,000 गुडविल का, लैंड एंड बिल्डिंग 188, उसके 260 प्लस 90,000 प्लस 65,000 प्लस 19,000 एंड प्लस 28,000। ये बच्चों आया 7 लाख। ये आया 7 लाख। क्लियर। अब इसमें से हम लोग को लायबिलिटीज करनी है माइनस। लायबिलिटीज करनी है माइनस। तो लायबिलिटीज देखो क्या क्या था। लायबिलिटीज था पहले, सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दो तरह के थे, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स भी थे और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी थे। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स के लिए इन्होंने बोला था कि पूरा का पूरा ही लेना है, बट एक्सपेंस के लिए बोला था कि 17,000 नहीं लेगा, यस और नो। तो यानी क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस बच जाएगा 23,000, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। देखो, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस नॉट टू बी टेकन ओवर,
टू द एक्सटेंट ऑफ 17,000। क्लियर? तो यानी क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस मेरा 23,000 रह जाएगा, और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स तो पूरा ही ले रहा है, तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स मेरा 25,000, सॉरी 25,000, एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस जो है वो मेरा है 17,000, 23,000। और लास्ट एक लायबिलिटी और है, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज 35,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्स पेबल माइनस हो जाएगा 35,000 से। तो ये 7 लाख में से 7 लाख में से ये लायबिलिटी माइनस कर देते हैं अपन। तो 7 लाख में से 25,000 भी चला जाएगा, 23,000 भी चला जाएगा, और 35,000 भी चला जाएगा। 7 लाख में से 25,000 माइनस 23,000 एंड माइनस 35,000, तो मेरे पास रहेगा 6,17,000 जो बचेगा फाइनल फिगर। और ये 6,17,000 मेरा आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन। तो पीसी आ गया मेरा 6,17,000। ठीक है। अब एक बार अगर पीसी आ गया तो फिर पता चल जाएगा कि कितना पैसा किस में जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बेटा इक्विटी शेयर्स में कुछ पैसा जाने वाला था, तो इक्विटी शेयर में जाने वाला है उसके फेस वैल्यू पे 20,000 इंटू 10 करके 2 लाख रुपया। उसके बाद 20% प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी चला जाएगा 20,000 इंटू 2 रुपीज करके, डेट इज 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। उसके बाद कुछ प्रेफरेंशियल कैपिटल में भी गया था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये रहा, ये देखो 1,50,000 बाई इशूइंग 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल, है ना। तो 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल में भी चला जाएगा 1,50,000। इतना करने पे एक बार चेक करते हैं अपना बैलेंस कितना बच रहा है, ओके, क्योंकि जो बैलेंस है वो डिबेंचर्स में जाएगा। तो इतना करने पे 390 तो आ गया मेरा, लेकिन टोटल पीसी था 6,17,000, यस और नो? टोटल पीसी था 6,17,000। तो रिमेनिंग जो है बेटा 6,17,000 माइनस 3,90,000 ये डिबेंचर्स में पेमेंट होगा। ये पेमेंट होगा बेटा डिबेंचर्स में। किसमें पेमेंट होगा? डिबेंचर्स में। 2,27,000 का जो पेमेंट होगा वो जाएगा डिबेंचर्स में। कितने परसेंट डिबेंचर्स है क्वेश्चन में दिया हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है डिबेंचर्स जो है वो मेरे 6% डिबेंचर्स है, लेकिन 5% डिस्काउंट में पेमेंट होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, 2,26,000 जो है वो 6% डिबेंचर्स का के थ्रू पेमेंट होगा। बट अब क्योंकि 5% डिस्काउंट में हो रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनो, कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा। अगर बोलता ना क्वेश्चन कि फेस वैल्यू पे है, तो मैं डायरेक्ट 227 लिख देता। बट ये 227 भी दो भाग में पेमेंट होगा, कुछ डिबेंचर्स के फेस वैल्यू पे और कुछ उसका डिस्काउंट हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं कितना इशू करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू करना पड़ेगा टू बी इशूड उसके लिए अब क्या करो, जो डिबेंचर से पेमेंट हो रहा है और 5% डिस्काउंट है, तो फेस वैल्यू 100, उस पर 5% डिस्काउंट है यानी 95 करके, तो कंपनी को कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? कंपनी को डिबेंचर इशू करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2389.47 डिबेंचर्स कंपनी को इशू करना पड़ेगा, यस और नो? 2389.47 डिबेंचर्स कंपनी को इशू करना पड़ेगा। एक बार आप यहां तक समझ लो अच्छे से। कंपनी को टोटल डिबेंचर्स इशू करना पड़ेगा 2389.47। वी कैन मेक इट ऑल्सो 2389, बट स्टिल ठीक है। तो ये 2389.47 डिबेंचर्स इशू करना पड़ेगा। तो ये जो 2389.47, अगर इसको फेस वैल्यू में देखें तो इनका फेस वैल्यू बेटा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो 2389.47 इंटू 100 कर देंगे, तो इतना का फेस वैल्यू का डिबेंचर्स कंपनी को इशू करना पड़ेगा, डेट इज 238947। बट ये डिस्काउंट में हो रहा है ना, तो इसका डिस्काउंट है 5%। तो अगर अपन इस पे 5% लगा देंगे तो पता चल जाएगा कितना का डिस्काउंट है। डिस्काउंट है 11,947। इस पे 5% आ जाएगा इसका डिस्काउंट। अब इसका क्या करेंगे मैं आपको जर्नल एंट्री में समझा दूंगा, बट एक बार के लिए फिगर आप लोग नोट डाउन कर लो। 238947 फेस वैल्यू है और इसका डिस्काउंट है 5%। अगर 10% डिस्काउंट होता तो भाई 90 कर देता, 5% था इसलिए 95 कर दिया।
तो इसका फेस वैल्यू के लिए इंटू 100 कर दिया, तो इतना फेस वैल्यू का डिवेंचर, और डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला था 5%, तो इसलिए इंटू 5% लगा दिया, इसका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके जर्नल एंट्री में बढ़ सकते हैं। इसका जर्नल एंट्री बोला था कंपनी के बुक्स में करना है बेटा। किसके बुक्स में? कंपनी के बुक्स में। तो कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग को ऑब्वियस सा बात है, ये सारा रिवाइज्ड फिगर से मतलब है, यस और नो? ये सारा रिवाइज्ड फिगर से मतलब है। तो ये रिवाइज्ड फिगर्स हम लोग बना लेते हैं, फटाफट जर्नल कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी, फटाफट। चलो, कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री कर लेते हैं। नैप लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ नैप लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ नैप लिमिटेड। पहला एंट्री कंपनी के बुक्स में आपको याद होता होगा, जितना एसेट्स उसने लिया सब डेबिट हो जाएगा, यस और नो? तो सबसे पहला जो एंट्री होगा वो एसेट्स टेकन ओवर का होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल कितना था रिवैल्यूड, आप यहाँ से पूरा कॉपी कर सकते हो। ये जो हमने बनाया है ये पूरा का पूरा चीज डेबिट हो जाएगा, यस और नो? और ये पूरा का पूरा चीज क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, थोड़ा जल्दी करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूड फिगर था 1,88,000, रिवैल्यूड फिगर था 1,88,000, सब डेबिट हो जाएगा। ओके, रिवैल्यूड फिगर था 1,88,000, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा था प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वो भी डेबिट हो जाएगा। 2,60,000 नया वैल्यू था क्योंकि 210 था, और उसके बाद न्यू वैल्यू जो था बेटा वो 210 नहीं था, 260 था, 50,000 अबव था। ओके, एक सेकेंड, थिंक देयर इज एरर, मैं वापस कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा गुडविल डेबिट 50,000, उसके लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, वापस कर रहा हूँ कुछ एरर हो गया था, 1,88,000 टेक्निकल एरर आ गया था इसलिए वो एंट्री डिलीट हो गई है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,60,000। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट यहाँ से चेक कर सकते हैं 90,000 था क्योंकि 10% डेप्रिशन था ना। उसके बाद स्टॉक 65,000 डेबिट, स्टॉक 65,000 डेबिट। फिर डेटर्स 19,000 डेबिट। ओके, उसके बाद कैश और बैंक भी तो टेक ओवर हुआ है ना 28,000, तो कैश एंड बैंक, अगर कैश एंड बैंक का टेक ओवर का बात नहीं करता तो हम लोग कैश एंड बैंक नहीं लेते हैं। ओके, कैश एंड बैंक का टेकन ओवर का अगर बात नहीं होता तो कैश एंड बैंक नहीं लेते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट में क्या क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल लिया उसने, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल कितना आ जा रहा है? 35। टू बिल्स पेबल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बिल्स पेबल था 35,000। ओके, तो टू बिल्स पेबल 35,000। उसके बाद दो तरह के क्रेडिटर्स थे, कुछ क्रेडिटर्स फॉर गुड्स थे बेटा, क्रेडिटर फॉर गुड्स पूरे के पूरे ले लिए थे उसने, उसमें तो कोई झमेला नहीं था। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 25,000 था। ओके, क्रेडिटर्स फॉर गुड वाज 25,000, क्रेडिटर्स फॉर गुड वाज 25,000। उसके बाद कुछ क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी तो ले लिया उसने, तो टू क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस पूरा टेक ओवर नहीं हुआ था। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 40,000 में 17,000 छोड़ दिया गया था, और बाकी 23,000 टेकन ओवर हो गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अब इसके बाद हम लोग का परचेस कंसिडरेशन कितना था वो चेक कर लेते हैं। वो क्रेडिट हो जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म बोल के, टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म, परचेस कंसिडरेशन से क्रेडिट हो जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म 6,17,000। ओके, मैंने बोला था ये एंट्री तो टैली होगा ही होगा क्योंकि इसमें परचेस कंसिडरेशन हमने निकाला है ना, तो जब हम खुद निकालेंगे तब एक्स्ट्रा में कुछ गुडविल नहीं बचेगा। ये वो गुडविल है जो तो बैलेंस शीट का था है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स्ट्रा जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है ना वो नहीं आएगा क्योंकि परचेस कंसिडरेशन हमने खुद निकाला है। ओके, तो ये पहली एंट्री खत्म। ये पहली एंट्री एकदम सेम जो परचेस कंसिडरेशन निकाले है वैसे ही हुआ है, उसमें भी जो एसेट्स है सबको डेबिट कर दिया और लायबिलिटीज क्रेडिट कर दिया। चलो सेकंड एंट्री, ये मेरी पहली एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1, और सेकंड एंट्री मैं यहीं पे पास में कर सकता हूँ। सेकंड एंट्री लिक्विडेटर ऑफ द फर्म जो है वो वापस डेबिट हो जाएगा, कितना से बेटा? 6,17,000 से, यस और नो? अब टू कैसे कैसे चुका रहे वो ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख था, और इसका जो प्रीमियम था उसके नीचे अलग से लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि आया था 40,000, यस और नो? फिर कुछ पैसा
प्रेफरेंस कैपिटल से चुका था, प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो टू 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना था, 1,50,000, यस और नो। उसके बाद कुछ पैसा बेटा डिबेंचर से गया था, यस और नो, और डिबेंचर था 6% डिबेंचर्स। ये फेस वैल्यू यहाँ पे काम आएगा डिबेंचर्स का, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू लिख देंगे, और जो डिस्काउंट आया वो वापस ऊपर में डेबिट कर देंगे। जो डिस्काउंट आया वो वापस ऊपर में डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू जो 5% था, वो 5% आया था मेरा 11947, 11947, ये डेबिट हो जाएगा वापस। क्लियर हो गया? तो अगर आप एक बार चेक कर लो एंट्री टैली होती है कि नहीं, 6,17,000 प्लस 11947, 628947 डेबिट में है, 628947 डेबिट में है। और क्रेडिट में भी चेक कर लेते हैं, क्रेडिट में भी सेम फिगर है 628947। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर डिबेंचर्स फेस वैल्यू पे रहता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, ठीक है ना। अगर डिबेंचर फेस वैल्यू पे रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। तब जो 2,27,000 बच रहा था ना, 2,27,000, याद है ना हमने क्या किया था, 227 को ही 95 से डिवाइड किया था, तब जाके आया था कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, ये आया था। और उसके बाद इसको इंटू 100 जो किया वो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये रहा, और ये यहाँ लिख दिया। बट अगर ये 227 पूरा फेस वैल्यू पे चाहता, कोई डिस्काउंट का बात नहीं होता, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख के सीधा 227 लिख देता, और ये डिस्काउंट हट जाता यहाँ से, तो भी एंट्री अपने आप टैली हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट ये तभी जब फेस वैल्यू पे होता, अभी डिस्काउंट का झमेला आ गया, तो इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ा, आपको पहले निकालना पड़ा कितना डिवेंचर इशू हुआ है। क्लियर? ये दो एंट्री बहुत ही मस्ट है कंपनी के बुक्स में। और थर्ड एंट्री आपको तब करनी है जब कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर आ गया है। अगर कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर आ गया तो उसको थर्ड एंट्री में राइट ऑफ कर देना, ओके। तो थर्ड एंट्री में हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो। अभी मेरे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू 11947 डेबिट हुआ यहाँ पे, यस और नो, तो उसको अपन राइट ऑफ कर देंगे, यानी इसको रिवर्स कर देंगे। तो थर्ड एंट्री में जो डिस्काउंट ऑन इश्यू है वो क्रेडिट कर देंगे, ओके। डिस्काउंट ऑन इश्यू क्रेडिट हो जाएगा कितना से, 11947। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आप लोग पूरा लिख लेना, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लेकिन राइट ऑफ किससे करेंगे, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है अगर मेरे पास अवेलेबल है तो उससे राइट ऑफ कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये राइट ऑफ करने की एंट्री है। अगर आपके पास डिस्काउंट आ गया नंबर सेकंड एंट्री में, तो उसको खत्म कर देना है, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना है। तो खत्म करने के लिए डिस्काउंट डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, और यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो ये तीन जर्नल एंट्रीज हम लोग को कंपनी के बुक्स में पास करनी पड़ेगी। पहला दो एंट्री तो मस्ट है, और थर्ड एंट्री तब अगर कोई डिस्काउंट है तो उसको राइट ऑफ करना, अदरवाइज राइट ऑफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस केस में केवल दो ही एंट्री बनानी बनानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो, अब हम लोग इस सम्स का बैलेंस शीट बनाएंगे, ओके। वी आर गोइंग टू मेक द बैलेंस शीट ऑफ दिस सम्स। अगर क्वेश्चन ने बोला कि जर्नल भी बनाओ साथ में और बैलेंस शीट भी बनाओ, तो कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे, ओके। वी आर गोइंग टू मेक द बैलेंस शीट ऑफ दिस सम्स, ओके। चलो फटाफट आते हैं इसका बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में बेटा सबसे पहले जो हेडिंग होता है वो अब कैसे दोगे मैं समझा देता हूँ फटाफट। बैलेंस शीट ऑफ नई कंपनी जो है बेटा, आ जाओ, जो भी कंपनी का नाम है वो दे देंगे। बैलेंस शीट ऑफ, अगर कंपनी का नाम नैप लिमिटेड है तो नैप लिमिटेड, कंपनी का नाम अगर कुछ और है तो कुछ और लिमिटेड, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑफ जो भी लिमिटेड रहेगा, मैं इन जनरल बता देता हूँ आपको। तो बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, अब उसमें सबसे पहले हेडिंग आपका रहेगा बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या रहेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। और इसमें सबसे पहले रहता है शेयर होल्डर फंड। क्या रहेगा? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड जो है उसमें सबसे पहले रहता है बेटा शेयर कैपिटल। क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल अगर आप ठीक से सोचोगे तो नई कंपनी का खाली आप जर्नल चेक करते जाओ, शेयर कैपिटल जो नई कंपनी का, उसमें आप देखो अगर हमने इक्विटी शेयर को भी क्रेडिट किया है
और प्रेफरेंस शेयर को भी क्रेडिट किया, यस और नो? इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोगों ने प्रीमियम हटा के 2 लाख से क्रेडिट किया था, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 1,50,000 से क्रेडिट किया था, यस और नो? तो टोटल मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला के 3.5 लाख आ गया। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए सिर्फ आपको जर्नल देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, ओके? उसके बाद नेक्स्ट मेरा हेड रहता है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रहता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो, ठीक है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को लिखना पड़ेगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप चेक करोगे बेटा, तो पहले 40,000 था, यस और नो? पहले 40,000 था सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना? तो अभी उस 40,000 में बेटा कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ हो भी गया था, यूज हो गया था, जो कि था 11,947, है ना? कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने यूज कर लिया था बेटा राइट ऑफ करने के लिए, 11,947। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम बचेगा मेरा, वो बचेगा बेटा 28,053। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बचेगा? 28,053। क्लियर? शेयर होल्डर फंड का हेड खत्म हो गया, इसमें सिर्फ कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। इसके बाद जो मेरा हेड है वो है नॉन करेंट लायबिलिटी। बेटा क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। और इसके अंदर में मेरे पास है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स थे, याद है कंपनी के? कैपिटल तो ऊपर चला गया, डिबेंचर्स नीचे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 6% डिबेंचर्स थे, है ना? और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू कितना था बेटा? 238947। दिस वाज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा और तो कोई नॉन करेंट लायबिलिटी है नहीं, कोई बैंक से लोन वोन था नहीं। नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हेड है मेरा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में मेरे पास दो लायबिलिटी है। एक है ट्रेड पेबल। क्या है बेटा? ट्रेड पेबल। एक है ट्रेड पेबल। एक है ट्रेड पेबल बेटा। ट्रेड पेबल है, कितना कितना देखते हैं। ट्रेड पेबल में मेरे पास क्या क्या था अगर आप चेक करोगे, तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स फॉर गुड्स था मेरे पास, जो कि 25,000 का था। और एक मेरे पास बिल्स पेबल था 35,000 का। अब आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी तो था। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस था, लेकिन हम लोग क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस को हटा देंगे और कैश को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पेमेंट हो जाएगा, यस और नो? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस को नहीं लेना है क्योंकि वो पेमेंट हो जाएगा। तो कैश को भी कम कर देंगे उतना से, और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी कम कर देंगे। अगर आपको याद है तो आप चेक करना, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस हमने जनरल में 23 लिखा है, और जनरल में मेरे पास कैश 28,000 है। तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी को भी 23,000 से कम कर दूंगा, और एसेट को भी 23,000 से कम कर दूंगा। लायबिलिटी को भी 23 से कम कर दूंगा और एसेट को भी 23 से कम कर दूंगा। तो कैश को भी कम कर दूंगा। और यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि जो कैश है वो यूज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट कराना है किसका? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस का। तो मेरे पास जो कैश बचेगा वो 5,000 बचेगा, और फिलहाल के लिए ट्रेड पेबल मेरे पास दो रह जाएगा, एक क्रेडिटर्स फॉर गुड्स का और एक बिल्स पेबल का। ठीक है? क्लियर? आगे आ जाओ। अदर करेंट, इसके बहुत जगह पे सॉल्यूशन में उन्होंने क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस शो किया भी है, और कैश भी 28,000 दिखा देते हैं, बट इट इज बेटर कि आप पेमेंट करा दो, ओके? चलो, नेक्स्ट बेटा मेरे पास और अदर करेंट लायबिलिटीज में कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आई मीन करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हो गया, और कुछ दिखाने लायक है नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसका टोटल अपन कर लेंगे, जो कि आप लोग कर लेना। नेक्स्ट मैं मूव कर जाऊंगा एसेट्स में, ओके? एसेट्स में मूव कर जाऊंगा। तो एसेट्स में दो भाग है बेटा, एक है नॉन करेंट एसेट्स, एक है नॉन करेंट एसेट्स, और एक है करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, जो कि टेंजिबल होते हैं। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में अगर आप चेक करोगे तो आपके पास तीन था। एक लैंड एंड बिल्डिंग था 1,88,000 पे, एक प्लांट एंड मशीनरी था 2,60,000 पे, और एक फर्नीचर था 90,000 पे। तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 5,38,000। क्लियर?
इसके अलावा हमारे पास कुछ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी था, जो कि गुडविल था। इनटेंजिबल गुडविल आप चेक करोगे, सारा एसेट जो डेबिट हुआ वो सारा इधर आ जाएगा। गुडविल हम लोगों का था 50,000, यस और नो? तो गुडविल ले लेंगे बेटा 50,000। तो ये नॉन करेंट एसेट्स हो गया। उसके बाद करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज था यानी स्टॉक था, यस और नो? इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक था हमारे पास कितने का, 65,000 का। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल भी था, इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल भी था। ट्रेड रिसीवेबल था 19,000 का। ट्रेड रिसीवेबल 19,000, ये डेटर्स 19,000 के थे। और कैश जो है वो ऐसे तो 28 था, लेकिन उसमें से आप 23 यूटिलाइज कर लो ना, क्या चुकाने के लिए, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है? जो कि हो जाएगा बेटा 5,000 बचेगा लास्ट में। कितना बचेगा? 5,000, ठीक है? तो इसका भी आप चेक कर लेना, दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। तो मतलब ये बैलेंस शीट बेटा कैसे बना? ये बैलेंस शीट बना, जो भी जर्नल एंट्री हमने किया कंपनी के बुक्स में उसी को देख के उसमें जो जो लायबिलिटी है वो आइडेंटिफाई कर लो। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल रहेगा, यानी इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस और डिबेंचर्स रहेगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा। उसमें से माइनस कर देना बेटा डिस्काउंट जो हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू जो आप राइट ऑफ किए हो। और एसेट्स में तो जो पहला एंट्री जितना सारा एसेट्स डेबिट किया सब एसेट्स ले लो, ठीक है? तो आई होप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको और सम सॉल्व करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं और सम्स भेज दूंगा, और उन सम्स में कोई डाउट हो तो मुझे बोलना, ठीक है? चलो, थैंक यू।